ट्रांसपोज तो सही लिख दिया है इन्होंने, मगर ए इटसेल्फ यहाँ जो है ना ये रॉन्ग है, तो ये असल में 2 था। तो इसकी वजह से बहुत सारे और मतलब है, जाहिर है कि सारी कैलकुलेशन आगे थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी, लेकिन फाइनली हमने इसको सक्सेसफुली रीबिल्ड किया था। तो ये जो आंसर आया था, जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड, 1/3 एंड 4/3 था। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा देखिए, ये जो हमने प्रॉब्लम किया है ना, आपको याद हो हमने ये वाला सिस्टम सॉल्व किया था, ठीक है ना। और हमें पता है कि ये जो एक्स हैड है, इसका एक और तरीका भी होता है निकालने का। वो क्या होता है, ए एक्स हैड इज इक्वल टू बी हैड वाला, ठीक है। और फिर मैंने आपसे बताया था कि अगर सिर्फ आपको एक्स हैड में दिलचस्पी है ना, तो आप बी हैड को ना करें और इस इक्वेशन से लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है, फाइन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि याद रखें, लीस्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है ना कि ये जो ओरिजिनल बी है और ये जो नया बी है, इसको हम कहते हैं कि दिस बी इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू दिस बी एज कंपेयर टू अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ बी। याद है ना, बी का फिलॉसफी क्या है कि ये हमारे पास स्पेस है, बी कहीं यहाँ मौजूद है, तो हमने वो वाला बी हैड लिया था जिसमें ये डिस्टेंस क्या आ गया था, 90 डिग्री आ गया था, ठीक है। तो ये बी हैड है और ये बी है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये एरर निकालना पड़ता है। तो देखिए, अगर आप एरर को देखें, बी माइनस बी हैड, तो आप कहेंगे सर आपने तो बी हैड निकालने से मना किया था। तो मना इसलिए किया था कि बाज़ औक़ात हमें एरर की जरूरत नहीं, बल्कि मना भी नहीं किया था, मैंने तो ये कहा था कि देयर आर 2 वेज, ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो। फायदा इसमें यह है, ये वाले मेथड में लीस्ट स्क्वायर, ये वाला जो लेफ्ट पे लिखा है ना ATAX के, इसके अंदर आपको बी हेड निकालने की जरूरत नहीं होती, आंसर डायरेक्ट आ जाता है। चल, लेकिन अगर आपको एरर निकालना ही है तो 2 तरीके हैं, या तो पहले बी हेड निकाल लें और सॉल्व कर लें, या बाद में भी निकाल सकते हैं। देखिए बाद में कैसे निकाल सकते हैं, जब आपके पास एक्स हेड आ गया तो आफ्टर ऑल बी हेड आप पुराने मेथड से निकालें या आज के मेथड से निकालें, यानी आप इसको उल्टा कर लें। देखिए, पुराने मेथड का तो मतलब ये, पुराने से मतलब ये मेथड कि आपके पास ए मौजूद है, आपके पास एक्स हेड निकालना है, आपने पहले बी हेड निकाला फिर सॉल्व किया। लेकिन आज तो आपने एक्स हेड निकाल लिया ना इस मेथड से, तो अब आप चाहें तो बी हेड जो है ना इस तरह से भी निकाल सकते हैं, बी हेड इज इक्वल टू ए एक्स हेड, यानी ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये मैग्नीट्यूड निकाल सकें जो अगले पेज पे दिया हुआ है, ठीक है, एरर वाला। तो अब क्या हो जाएगा भाई, ए एक्स बी हेड रिवर्स, ए मौजूद है हमारे पास, ए मौजूद है हमारे पास, ए क्या था इस केस में, 202.012, ये हमारा ए था, ये 1/3 एंड 4/3। इसको आप जरा कैलकुलेट करें तो मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे कि ये वाला जो वेक्टर है ये 2/3, 4/3 एंड 10/3। सर जी बोलो। सर इनवर्स कैसे निकालते हैं? क्या चीज? इनवर्स। ओ इनवर्स, 2/2 का इनवर्स तो आसान होता है ना, मैट्रिक्स का इनवर्स तो हमने चैप्टर 3 में पूरा काम किया था, आप मेरा ख्याल है भूल गई शायद। जी इस समय मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं भी आपको 2/2 का बता देता हूँ। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इसका इनवर्स ये होता है कि आप इन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं और इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, विच इज ए डी ओह अच्छा माइनस। अच्छा, याद आ गया है। ओके ठीक है, थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया ना बी हेड। तो अब हमने मेरे ख्याल है अब आपको अगले पेज पे ले जाता हूँ। याद रखिएगा कि ये बी हेड है और बी जो था वो था 1 2 3। अब हमें लीस्ट स्क्वायर एरर निकालना है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड।
जी। अच्छा जी, जहाँ तक थ्योरम का ताल्लुक है, वो ये है कि अगर एक के कॉलम जो है ना लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, याद है लीस्ट स्क्वायर में भी हमने एक प्रॉब्लम ऐसे देखा था जिसमें मेनी सोल्यूशन आए थे, लेकिन वो वाला ये था जिसमें कॉलम्स जो थे ना वो डिपेंड कर रहे थे एक दूसरे पे, तो उसमें आपके पास एक से ज्यादा लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन अगर कॉलम जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो फिर ये वाली मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल होगी और सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा जो ये है। अच्छा, मजे की बात है कि आपको सोल्यूशन देखें, असल चीज पता है ये कहाँ से आई है? ये जो है ना ये यहाँ से आई है। पिछले मतलब है पेज पर हमने ये देखा था कि सिस्टम असल में ये होता है ए टी ए इंटू एक्स हैड इक्वल टू ए टी बी। तो हमने तो पिछले पेज पे इसको लास्ट मतलब वीक हमने इस पे वो किया था ना, रो ऑपरेशन अप्लाई करके हल किया था। लेकिन अगर ये इन्वर्टेबल है तो थ्योरेटिकली आप इधर से भी जा सकते हैं ना, ए टी ए के इनवर्स से दोनों साइड पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। सो दिस इज जस्ट ए थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। लेकिन अगर आप चाहें आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमें करना है ना वो ये निकालना है लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे मैंने भी बताया था ना कि ये हमारा बी है और ये जो ए एक्स हैड है ना, असल में ये पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं, यही तो बी हैड है जिसे हम पिछले 3-4 लेक्चर से बी हैड कहते आए हैं। तो ये आ जाएगा जनाब अच्छा, इसमें मसला वही है ना कि इसमें इन्होंने जो है ना वो एक जो मिस्टेक की थी वो 7 लेके चल रहे हैं। ये 1/3 एंड 4/3 है, 1/3 एंड 4/3। और अभी मैंने इसको आपको कैलकुलेट भी करके बताया था, विच इज 2/3, 4/3 एंड 10/3। तो आपका जो लीस्ट स्क्वायर एरर हो गया वही हो गया 1 2 3 2/3 4/3 2/3 4/3 10/3। तो ये हो जाएगा जनाब। कैसे निकालते हैं इनका? पहले आप ले लीजिए 1 - 2/3, ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा 2 - 4/3, ये हो गया 2/3 का स्क्वायर। और फिर 3 - 10/3, ये 1/3 हो गया। माइनस का हो गया या प्लस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे होगा ये माइनस का। तो अब अगर आप इनको करें तो आपको नजर आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3 आ गया। तो ये है जनाब लीस्ट स्क्वायर एरर। ठीक है, जब हमने बजाय इस सिस्टम के सॉल्व करने के ये वाला सिस्टम सॉल्व किया। ठीक है जी। और ये असल में ये जो लीस्ट स्क्वायर एरर ये वही है कि आपके पास ये कॉल ए था, ये आपके पास बी मौजूद था, इसका परपेंडिकुलर आपने लिया तो यहाँ पे कहीं ओरिजिन है। तो ये जनाब अली हमारा बी है और दिस जेंटलमैन इज बी हेड। तो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर जो है वो बी माइनस बी हेड है, ये वाला। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये कहलाता है लीस्ट स्क्वायर एरर, विच इज दिस। ठीक है ना आप? ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको याद करा दूं, जस्ट टू रिमाइंड यू कि जैसे भी मैंने पिछले पेज में किया है ना, आपको कहा है कि आप बी हैड जो है ना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार जरूरी है कि जब लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन होता है ना तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप ये वाला सिस्टम सॉल्व कर लें, बी हैड निकाल कर और एक्स हैड मालूम कर लें, या फिर आप ये वाला सिस्टम सॉल्व कर लें और एक्स हेड निकालने के बाद अगर आपको लीस्ट स्क्वायर की जरूरत है तो बी हेड निकालें, वरना जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, जरा थोड़ा आपको मैं रिमाइंड भी करा दूं बी हेड निकलता कैसे है। इसको याद है बी हेड का फार्मूला? बी हेड का फार्मूला ये है,
B hat was this, B dot V1 upon V1 dot V1 into V1 plus B dot V2 upon V2 dot V2 into V2। ये फार्मूला बी हैड का। तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था ना बी हैड, आपको याद होगा ये 1/3 और 4/3 था ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, दूसरे मेथड से निकाला था ना, वो तो हमने सोल्यूशन निकालने के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग की थी ना 1/3। लेकिन अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें कोई मुझे बताएगा कि V1 V2 क्या है? ये कहलाती है आर्थोगोनल बेसिस ऑफ कॉल है, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ कॉल है, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑफ कॉल है। लेकिन इसमें एक अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास V1 तो यही आ जाएगा ना, V1 तो सिंपली यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है 202। लेकिन V2 जो है ना वो ये नहीं होगा 012, इसलिए कि ऑर्थोगोनल वर्जन चाहिए ना। तो V2 जो होगा ना वो आप ऑर्थोगोनल ग्राम स्मिथ मेथड आप अप्लाई करेंगे तो आप देख लीजिएगा वो आपको मिलेगा 234310 सॉरी 2343 मिलेगा, वो मिलेगा -111 ग्राम स्मिथ, याद रखिए ग्राम स्मिथ। अब ये सारी वैल्यूज जब आप इस फार्मूले में डालेंगे ना टुगेदर विद दिस बी, तो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे ना तो आपको बी हैड जो है, सर ये तो सोल्यूशन था ना, ये तो सोल्यूशन था, आपको बी हैड मिलेगा 2/3 4/3, ये आप कर लीजिएगा काम, ठीक है, 2/3 4/3 10/3। ओके जी। तो अच्छा, अब इसका जो आखिरी एक मतलब है, नहीं आखिरी तो नहीं है, ये देखें क्या लिखा हुआ है, थ्योरम 14 है ना। तो ये तो वही बार बार रिपीट कर रहा होता है, वो बार बार अब इसलिए रिपीट कर रहा है ना कि ये वाला जो वेक्टर है ना, आप इसको AX हेड भी कह सकते हैं और इसको आप B हेड भी कह सकते हैं। तो फिर दोबारा वही बात आ गई कि बी हेड निकालने के दो तरीके हैं कि पहले तो आप डायरेक्ट निकाल लें बी हेड जो भी फार्मूला लिखा था, या लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकालने के बाद अगर आपको एरर निकालना है तो बी हेड निकालें, अगर लीस्ट स्क्वायर के बाद एरर नहीं चाहिए तो आंसर इज देयर, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने बताया ना ऊपर हमने देखा था, क्या देखा था ऊपर हमने, थ्योरम 14 लिखा हुआ था ना। तो एक और थ्योरम भी है 15, जो पता नहीं फॉर सम रीजन इन्होंने नीचे मेंशन तो किया है, ये देखें जिक्र किया है ना, for another way to compute x hat, see theorem 15 and example 5 पेज 415। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बड़ी यूजफुल भी होती है। इन्होंने इसको जो है वो समहाउ मतलब स्लाइड्स में नहीं है, जाहिर है बुक में तो है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको चाहूंगा कि आपकी तवज्जो दिलाई जाए ना, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस दिस थ्योरम, आई विल राइट इट हियर। थ्योरम 15 को हम लिख रहे हैं, राइट। थ्योरम 15 जो है वो ये है, इफ कॉलम्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये क्या है जनाब, थ्योरम 15, if columns of A are linearly independent, then X hat is the unique solution, of R X hat is equal to QTB। अच्छा, ये जो QT है ना, ये Q, अच्छा Q
and are factors of A, are factors of A। यानी क्या मतलब, आपको याद है ना क्यू आर फैक्टराइजेशन हमने की थी, A इज इक्वल टू क्यू आर। तो आपने देखा अब आपके पास तीन मेथड हो गए। मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको रिवाइज करूं, आपके पास तीन मेथड कौन कौन से हो गए। एक सबसे पहला मेथड था कि आपने लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन निकालना है, पहले आप बी हेड निकालें, आपके पास आ जाएगा एक्स हेड। दूसरा तरीका ये था कि बी हेड ना निकालें, आप डायरेक्ट जो है ना, ये नॉर्मल इक्वेशन कहलाती है, ए टी ए एक्स हेड इज इक्वल टू ए टी बी। आप ये सिस्टम सॉल्व कर लें। अब तीसरा ये आ गया कि आप ये वाला सिस्टम सॉल्व कर लें, आर एक्स हेड, थोड़ा सा आर, सॉरी, आर एक्स हेड is equal to QTB, QTB। अब आप कहें सर इतनी वेराइटीज है तो क्या करें। देखें, अगर तो आपने छोटे मोटे सवालात करने हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, कोई सारी मेथड यूज कर लें। लेकिन अगर आप लार्जर मेथड करते हैं ना, लार्ज सिस्टम है, 40 इक्वेशंस हैं, 40 अननोन है, तो ये दोनों मेथड जो है ना, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक टर्म है अनस्टेबिलिटी, यानी इसमें राउंड ऑफ एरर्स काफी आ जाते हैं। जबकि ये मेथड जो है ना, ये काफी मतलब है रोबस्ट है, इसमें कोई मतलब है राउंड ऑफ एरर के चांसेस ज्यादा नहीं होते, राइट। ठीक है, तो हम इस मेथड को भी देखते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू आर फैक्टराइजेशन देखनी पड़ेगी, जो कि हम आपको बता चुके हैं, लेकिन चले दोबारा कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, तो याद ये जहन में आ गया ना कि देयर आर 3 वेज टू सॉल्व। जो लार्ज सिस्टम है उसके लिए तीसरा जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है अगर मैं आपको 2 लाइन का प्रूफ भी बता दूं तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, राइट। ओके, राइट, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ ये है कि जैसे मैंने आपके लिखा ना कि आपको एक काम करना है। हमारा जो सिस्टम था ना, सिस्टम नहीं, चले हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ए एक्स हेड, ए की जगह लिख देते हैं इसका फैक्टराइजेशन वर्जन, क्यू आर एक्स हेड, ठीक है। अच्छा, अगर ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस सिस्टम को, तो इसका मतलब है हम आर एक्स हेड की जगह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यू टी बी। और अगर आपको याद हो, बहुत पहले आपको एक चीज बताई थी कि ये जो क्यू टी की भी है, ये एक और तरीका होता है। किसका तरीका होता है, बी हेड निकालने का। याद है ना, बी हेड निकालने का तरीका भी मैंने आपको ये बताया था ना, कौन सा तरीका बताया था, बी हेड निकालने का तरीका ये बताया था, बी डॉट वी वन अपॉन वी वन डॉट वी वन प्लस ब्ला ब्ला, ये बताया था ना बी हेड निकालने का तरीका। लेकिन एक थ्योरम भी हमने प्रूफ की थी कि अगर ये जो V1 V2 है ना, मतलब है कि अगर आप इसके आर्थो नॉर्मल वर्जन लें, याद रखें ये जो है ना V1 V2, ये आर्थोगोनल वर्जन है। अगर आप आर्थो नॉर्मल वर्जन लें ना, तो यही वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये इसमें चेंज हो जाती है, किसमें, क्यू टी। मतलब है कि ये एक तरीका है ना। दूसरा तरीका ये था कि आपके पास यही जो ए एक्स हेड है ना, वो इस तरीके से भी आ जाता है। किस तरीके से भी आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, क्यू टी क्यू बी के जरिए से, ठीक है।
मतलब है कि ये चीज होती है ना, ये बी हेड है, ये हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा मेरे पिछले लेक्चर्स, राइट। इसका मतलब है कि जो चीज इसको सेटिस्फाई कर रही है वो चीज ए एक्स हेड इज इक्वल टू बी हेड को भी सेटिस्फाई कर रही है। ओके, सो डन, ठीक है। ऑलराइट, मेरे ख्याल है मैंने, हाँ ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं, यही प्रॉब्लम जो भी किया है ना, इसी को जरा दोबारा से करते हैं। उसके लिए मुझे सारा क्लीन अप ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेट्स डू द सेम प्रॉब्लम जो हम कई दफा कर चुके हैं, दोबारा से कर देते हैं, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले तो वही है कि हाउ टू फाइंड क्यू। प्रॉब्लम वही है जो थोड़ी देर पहले किया था। सो फाइंड लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन of 202 012 times x1 x2 is equal to 1 2 3। अच्छा जनाब, इसमें अभी आपको याद होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या काम किया था, इसकी ऑर्थोगोनल बेसिस निकाली थी ना, v1 इज इक्वल टू, पहला वेक्टर था ऐसे ही, दूसरा भी निकाला था -1 1 1। ये तो ऑर्थोगोनल है ना, तो आर्थो नॉर्मल होती है क्यू। क्यू क्या होती है, इनका आर्थो नॉर्मल वर्जन होता है। तो ठीक है, 202 का मतलब है कि आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ये पहला वाला वेक्टर जो है ना वो ट्रांसफर होकर ये हो जाएगा 1/√2 0 1/√2। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे ना पहले वेक्टर को तो यूनिट लेंथ हो जाएगा। इसी तरीके दूसरे को आप डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा माइनस, ये क्यू के ये वाला दूसरा कॉलम आ जाएगा -1/√3 1/√3 एंड देन अगेन 1/√3। तो ये आपके पास क्यू आ गया, सही है। अब आपके पास आपको याद है ना कि आपका जो सोल्यूशन था ना वो इस सिस्टम से आया था। अच्छा एक मिनट, जब आपके पास क्यू आ जाता है ना तो आपको याद है ना आपके पास आर कैसे निकालते हैं। सो आर का फार्मूला ये होता है QTA। सारी रिवीजन कर रहे हैं आपको क्यू आर फैक्टराइजेशन की, QTA। तो 202 पहले ए लिख देता हूँ, 012। अच्छा क्यू ट्रांसफॉर्म जो है ना ये हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1/√2 0 1/√2। उसके बाद आ जाएगा -1/√3 1/√3 एंड देन 1/√3। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना आपस में तो आपके पास ये चीज आ जाएगी जनाब 2√2 0 √2√3। आपको याद आ गया होगा आर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपर डायगोनल आ गई और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जनाब, तो ये आपका आ गया आर। अच्छा अब उसके बाद जो आपको याद है ना आपका जो सिस्टम होता है वो ये होता है, कहाँ लिखा जाए, यहाँ लिख देते हैं। आर, इस सिस्टम को सॉल्व करना है हमने, आर एक्स हेड इज इक्वल टू QTB। ठीक है ना, तो आपको अब QTB भी निकालना पड़ेगा, तो QTB निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। QTB जिस तरीके से आपने QTA निकाला है ना, तो बजाय A की जगह आप B रख दें, तो ये हो जाएगा QTB जो है वो हमारे पास मौजूद है। मेरा ख्याल है B क्या था वो ऊपर नजर नहीं आ रही, एक एंट्री 1 2 5 था शायद, 1 2 3 था, सॉरी 1 2 3। तो जब आप इसको करेंगे ना तो ये वाला जो वेक्टर है ना QTB ये आ जाएगा 2/√2 एंड 4/√3, सॉरी 2√2 एंड 4/√3। ठीक है, ओके जी। राइट, अब सिस्टम सॉल्व कर लें अब आप।
सिस्टम अब ये बन जाएगा, r की वैल्यू रख दें 2√2 0 √2 √3 x1 had x2 had इज इक्वल टू QTB अभी हमने निकाला है नीचे, ये हो गया 2/√2 4/√3 2/√2 सॉरी 2 into √2 and 4/√3। देखें इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना वो कोई पिवट ऑपरेशन नहीं करने, ये कहलाता है अपर डायगोनल सिस्टम। देखें ये अपर डायगोनल है, तो ये सबसे पहले आप आखिरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x हैड 2 मतलब √3 x हैड 2 इक्वल 4/√3। तो आप यहां से x2 हैड निकाल लें, ये आ जाएगा 4/3। फिर आप ऊपर वाली इक्वेशन लिखें, ऊपर वाली इक्वेशन ये है 2√2 x1 हैड प्लस √2 x2 हैड इज इक्वल टू 2/√2। अब आप इसमें जो x2 की वैल्यू आ गई है वो लिख दें 2√2 x1 हैड प्लस √2 और x2 हैड की जगह उसकी वैल्यू लिख दें आप, क्या आएगी उसकी वैल्यू 4/√3। ठीक है, अभी ऊपर निकालिए ना x2 हैड। अच्छा ये 2/√2 नहीं था, ये 2√2 था, 2√2 इज इक्वल टू 2√2। अब ये देखें √2 कैंसिल हो गया है, ठीक है। सो 2 यहाँ पे अभी क्या आ जाएगी वैल्यूज, अब 2 से भी आप कैंसिल कर दें तो x1 हैड जो है वो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, अच्छा x2 की वैल्यू जो है ना वो 4/3 थी, वही मैं सोच रहा हूँ क्या हो रहा है। तो ये 4/3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा आंसर, वही जो पहले आया था आंसर, तो जाहिर है वही आएगा ना। क्या आया था यार आंसर 1/3 एंड 4/3, ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, सो दैट इज द वे। अब आप कहेंगे सर ये जरा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि मुश्किल इसलिए लग रहा है कि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ जो भी है चैप्टर 6 का। अब मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा सा अब हम डायनामिकल सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे अब एक इकोनॉमिक्स की एक बुक है, मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, साइमन ब्लूम की। ये इसमें सिर्फ हमने एक आर्टिकल लेना है, वो आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी। किसकी रिवीजन हो जाएगी? आइगन वैल्यूज की भी, ठीक है। तो अब हम जरा वो वाला डाउनलोड करते हैं। ये वो कहलाता है डायनामिकल सिस्टम। अभी आपको पता चल जाएगा क्या मीनिंग है उसकी। सो लेट्स हैव अ न्यू PDF, ठीक है जी। ऑलराइट, चलें जी। तो 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। सो लेट्स डाउनलोड दैट वन। क्या क्या डाउनलोड करना है भाई? हमने एक नया PDF डाउन करना है। डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस स्टोरेज, ओके। ये मैं आप मुझे याद कराना है, आपके LMS में डाल दूंगा इसको मैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके जो वो है ना, मतलब है
देखें इसका चैप्टर का नाम यही है, आइगन वैल्यूज एंड डायनामिक्स। तो बताता हूँ मैं डायनामिक्स का मतलब क्या है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स तो हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं ना। तो देखिए फर्क सिर्फ इतना है कि हर बुक की अपना स्टाइल होता है ना। तो आमतौर पे तो हम ये देखते हैं ना कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर उसकी आइगन वैल्यू पहले हम लैम्डा कहते थे ना, तो इन्होंने इसको आर कहा है, तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना हर बुक का हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। तो अब आप समझ लेंगे जो पहले लैम्डा था उसको इस पूरे चैप्टर में इसने लैम्डा के नाम से याद किया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको बहुत पुरानी पता है। अच्छा, अब इसमें मजे की बात यह है कि देखिए एक तरीका तो ये होता है ना कि आपने अगर इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है ना, तो आप इस वाली मैट्रिक्स को लेके बैठ जाएं, ए माइनस लैम्डा आई, और इसको जीरो कर लें। यानी दूसरे लफ्जों में इसने कहा है कि यहाँ से लैम्डा माइनस कर दें, यहाँ से, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ। इसको फिर सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना, मतलब आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए ना, तो आप देख कर भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो आपको याद है ना कि आइगन वैल्यूज कैसे भी निकालो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये जो a माइनस लेमडा आई है, इसके तीनों कॉलम क्या हैं? आपको याद है ना, डिटर्मिनेंट जब भी जीरो हो जाता है जब a के कॉलम्स क्या हो, डिपेंडेंट हो। तो ये तो तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तो लिहाजा यहाँ पे आइगन वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट दी कॉमन सेंस आपने यूज किया और आपको 2 आइगन वैल्यू मिल गई। और वो जो कहते हैं ना दी कॉमन सेंस इज नॉट दैट कॉमन, तो फिर आप यही काम कर लें, ए माइनस लेमडा आई को सॉल्व करें, लेमडा का एक पोलिनोमियल बनेगा ऑर्डर 3 का, सॉल्व होगा और कुछ भी आएगा, लेकिन उसमें क्या आएगा, 2 भी आएगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल 23.1 अगर आप इस तरह से जाना चाहें तो भी आंसर आ जाएगा 2, बल्कि इसके साथ और भी आ जाएंगे आंसर। और अगर आप जस्ट बाय इंस्पेक्शन देखना चाहें तो हो गया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो शुरू की बहुत सारी स्लाइड्स है ना, वो सब इसी के बारे में है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। तो मैं बस आपको दिखाता जाता हूँ और आप इसको आराम से घर में बैठ के कर लीजिएगा। राइट, सारा रिवीजन हो जाएगा ना आपका। ये वही सब चल रहा है, आइगन वैल्यूज, ये भी वही आइगन वैल्यूज है। याद है ना, ये थ्योरम बहुत पुरानी थ्योरम है कि अगर कोई आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसकी एंट्रीज ही डायगोनल वो होते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, और ये सब वही मतलब है, सारी आइगन वैल्यूज चल रही हैं, 0 and 2 आइगन वैल्यूज। तो दिस इज जस्ट ए रिवीजन आपके लिए है। मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूँ जो जहां पर इसका एप्लीकेशन है। ओके, अच्छा ये एक और चीज है, याद आ रही है ये मैट्रिक्स किस किस्म की है? इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने तो शायद ये बताया था ना कि मार्को मैट्रिक्स ये होती है कि रोज का सम 1 हो, लेकिन मैंने आपको फिर ये भी बताया था कि बाज औकात आपके पास रोज का सम अगर 1 हो तो भी वो मार्को मैट्रिक्स होती है, और अगर कॉलम का सम 1 हो तो भी मार्को मैट्रिक्स होती है। तो इसमें कॉलम का सम है, दोनों ही है, और दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि 1 जो है ना वो आइगन वैल्यूज होती है किसकी, इसकी मार्को मैट्रिक्स की। ठीक है, मार्को मैट्रिक्स यही होती है कि सारी एंट्रीज पॉजिटिव या जीरो हो, और या तो कॉलम का सम 1 हो या रो का सम 1। तो इसमें हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसमें सर इसकी कॉलम्स तो 2 है, उनकी रोज भी 2 है, तो हाउ ये 1? नहीं, एक मिनट, ये सम कितना है? 1 4 and 3 4 कितना सम होगा इसका दोनों का? अच्छा ये 1 हो जाएगा। अलग अलग होगा ना, दोनों का तो जाहिर 2 होगा ना। इसको सम करें, ये भी क्या आ गया, 1 आ मुझे गया। लगा था कि इसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन सही, ठीक है। नहीं, देखिए मार्को मैट्रिक्स के लिए 2 शर्त होती हैं। पहली तो एक स्क्वायर होती है। देखिए अगर स्क्वायर नहीं होगी तो हम आइगन वैल्यूज की तो बात ही नहीं करेंगे ना। आइगन वैल्यूज तो होती उन मैट्रिसेस की जो स्क्वायर हो, तो ये तो स्क्वायर होगी। 2 तरीके हैं चेक करने के, दोनों में एंट्रीज नेगेटिव नहीं होगी। और फिर क्या होगा,
या तो रोज ईच रो का सम 1 हो जाए तो भी वो स्टोकास्टिक मैट्रिक्स है या मार्कोव मैट्रिक्स भी कहते हैं, और अगर ईच कॉलम का सम 1 हो जाए तो भी वो मार्कोव मैट्रिक्स कहलाती है। और इनमें खास बात ये होती है कि 1 इज ऑलवेज द आइगन वैल्यू, ये हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ओके, सो ये सब आपको कर लेना है आराम से घर में बैठ के, रिवीजन से ये सब वही चीज चल रही है। ये देखें इसने खुद ही ले लिया कि ये जो 1 है ना इसकी आइगन वैल्यूज आ जाएगी। सो यू जस्ट कीप लुकिंग एट दिस और चलते रहें। ये सारी चीजें आपको पता है, सब थ्योरम जो है वो मतलब है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के बारे में। सो यू नो ऑल दैट, ये आइगन वेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको पता है, राइट। सो लेट्स क्विकली गो जहां से हमें कुछ नया काम करना है। ये सारी वही चीजें बता रहे हैं, काफी दूर जाके जो है ना आपको नजर आएगा नया काम। इसे गुड राइटअप, ये सब आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहां से अब हम शुरू करते हैं अपना कहानी। ओके, डायनामिकल सिस्टम। डायनामिकल सिस्टम, और ये जो है ना डायनामिकल सिस्टम और लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस, ये दोनों एक दूसरे का मतलब है सप्लीमेंट भी करते हैं, अल्टरनेट भी हैं, मतलब एक ही कंसेप्ट है। खैर कंसेप्ट तो डिफरेंस इक्वेशन का एक जनरल कंसेप्ट है, डायनामिकल सिस्टम्स का एक पार्ट है। सो डायनामिकल सिस्टम बेसिकली ये होता है अ सिस्टम विच इन्वॉल्व्स इन टाइम। ठीक है जी, डायनामिकल सिस्टम क्या होता है? सिस्टम which involves in time, which evolve in time। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं क्या हो रहा है। दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ है, एक मनी ग्रोथ है। पॉपुलेशन ग्रोथ का तो मतलब यही है ना कि आपके पास जैसे पाकिस्तान है, राइट, 1947 में आया तो हम जीरो को कह लेंगे 1947 बिगिनिंग हुई पाकिस्तान की। एक साल के बाद ये 1948 हो गया, उसको हम ईयर 1 कहेंगे फ्रॉम दी इंडिपेंडेंस। 2 साल के बाद ये क्या हो गया भाई? 1949। चले जनाब, तो ये जो Y0 हो गया ना, ये हो गई इनिशियल पॉपुलेशन। तो Y का मतलब क्या है यहाँ पे? पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर n, यानी जो YN है ना, ये है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 1। population at the end of year 1, at the end of, बल्कि ये गए at the beginning of year 1, beginning of year n। ठीक है ना? तो Y0 का मतलब यही हो गया ना, बिल्कुल जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो Y1 का मतलब है कि 1948 के शुरू में क्या पॉपुलेशन थी, Y2 का मतलब है देश। अब आमतौर पर ये जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कह लें कि साहब पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 10% के हिसाब से हर साल इंक्रीज कर रही है, तो आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि ये आपका YN है, ईयर YN है, ये ईयर क्या है? YN+1 है। तो जब 10% से ग्रोथ होगा तो यहां पर पहुंचते पहुंचते जो है ना पॉपुलेशन आपकी पुरानी पॉपुलेशन ओरिजिनल प्लस दी टोटल नंबर ऑफ बर्थ अगर 10% है तो ये 0.1 YN हो जाएगा। यही चीज जो होगी वो क्या कहलाएगी? YN+1 कहलाएगी। तो YN+1 इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 1.1 YN आ गया। और इन जनरल अगर 10% नहीं है, 15-20 है, तो ये A आ जाएगा। तो आप ये इक्वेशन समझ गए ना? डायनामिकल इसलिए है कि डायनामिक्स चेंज हो रही है। ईयर एन में जो पॉपुलेशन थी उसका A टाइम्स ईयर N+1 में हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। और ये हो गई डायनामिकल सिस्टम।
और इसको डिफरेंस इक्वेशन हम इसलिए कहते हैं कि डिफरेंस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल्स है वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखें y1 के बाद आपको क्या मिलेगा, y2 मिलेगा ना, फिर y3 मिलेगा। तो आपके पास जो वेरिएबल्स है ना उसका डोमेन जो है ना वो 1 2 3। अच्छा, अगर आप y0 को भी शामिल कर लें तो डोमेन 0 1 2 3 है, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम के आप वो मैं बताता हूँ कंटिन्यूअस सिस्टम इसी सेंस में। अभी तो मैंने आपको ये बताया ना, ये पॉपुलेशन मॉडल है। अगर आप बैंक में चले जाएं, इंटरेस्ट तो वो भी तो यही होगा ना, आपने एक अमाउंट जमा कराई शुरू में, चले अब ये ईयर निकाल दें, शुरू में आपने एक जमा कराई अमाउंट, आपको फर्ज कर लें 10% मिल रहा है, तो 1 साल के बाद आपको ओरिजिनल भी मिल जाएगा वापस और उसका 10% भी, तो वो भी यही होगा। क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 1.1 y0। फिर इसको आप दोबारा से 1 साल इसी को रख दें तो फिर आपको कुछ और अमाउंट मिल जाएगी एंड सो ऑन, तो वो भी यही इक्वेशन आएगी ना। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट होता है ना वो भी 2 किस्म के होता है। एक होता है कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड हाफ एनुअली, कंपाउंड क्वार्टरली, और एक होता है कंटिन्यूअस। उसमें वो अल्लाह के बंदे ये काम करते हैं कि आपको एक ऐसा झांसा देते हैं कि एवरी लम्हे आपकी जो है ना वो आपकी जो मतलब अमाउंट है वो बढ़ रही है, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग द अकाउंट। उसमें ये होता है कि हर लम्हे आपकी जो है ना वो अमाउंट जो है ना वो चेंज होती रहती है। तो 2 किस्म के सिस्टम होते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक डिस्क्रीट। अगर आप कंटिन्यूअस सिस्टम की बात करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे आप, और अगर आप डिस्क्रीट की बात करेंगे तो वो कहाँ पे रुकेंगे आप, डिफरेंस में। तो मुझे आप ये बताइए कि आप में से आप दोनों मौजूद हैं, एक तो इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है, दूसरे कौन से किस क्लास की स्टूडेंट है? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स? अतीक कौन बैठा है? सर यहाँ पे हमजा है और रितिका भी है। हमजा, आप किस क्लास के हैं? आप कंप्यूटर साइंस के हैं या इकोनॉमिक्स के हैं? चले गए होंगे लगा के, ठीक है। मेरा मतलब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, बल्कि अतीक आप ही बता दो, आजकल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई जाती है या छोड़ दिया है? जी सर, पढ़ाई जाती है अभी भी। मेरा ख्याल है वो एक जमाने में पता नहीं क्या सर आया था कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई जाती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन। जी सर। हेलो अतीक आपसे पूछ रहा हूँ यार, आपने सर डिफरेंशियल मैंने इक्वेशन पढ़ी है नहीं? कंप्यूटर साइंस को मैं, आपका आवाज आ रही है? हाँ तो सही है ना, मुझे पता है कंप्यूटर साइंस में पहले थी फिर छोड़ दी थी या फिर आ गई होगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्यूटर साइंस में मेरे ख्याल है किस सेमेस्टर में होती है? सर ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में होती है। वैसे मैंने कोर्स में तो नहीं पढ़ी, मैंने वैसे पढ़ी हुई है मतलब। अच्छा हाँ, ये जरूरी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और जो हमारे इकोनॉमिक्स मैथ के स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाई जाती है डिफरेंशियल जी इक्वेशन। सर। बहरहाल सर मैं छोड़ चलें, के नहीं गया था, मेरा माइक नहीं चल रहा था असल में। कोई मसला नहीं। अच्छा, डिफरेंस इक्वेशन जो है ना वो तो मैंने आपको, अगर याद हो, जिसने मेरे से डिस्क्रीट मैथ पढ़ा था वहां मैंने आपको पढ़ाई थी डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि डिफरेंस इक्वेशन हम आज ये जो नजर आ रही है ना आपको स्क्रीन, ये तो डिफरेंस इक्वेशन है, लेकिन अभी फौरन हम इसको चेंज कर देंगे सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशन में, तो वो चीज नहीं होगी सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन आपने पढ़ चुकी है मेरे साथ या किसी भी टीचर के साथ डिस्क्रीट मैथ में। मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बता दूंगा ना इस वाले का। चलें, तो ये क्लियर हो गया ना कि डायनामिकल सिस्टम क्यों है, इसलिए कि चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं ओवर द टाइम। तो अगर आप टाइम को डिस्क्रीट रखते हैं ना, मतलब 1 साल के बाद अपनी मनी देख रहे हैं, 2 साल के बाद, या 1 साल 2 साल के बाद पॉपुलेशन देख रहे हैं, तो ये कहलाता है डिस्क्रीट डायनामिकल सिस्टम। और अगर आप हर लम्हे देख रहे हैं तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस डायनामिकल सिस्टम। वो डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होता है, और ये किससे गवर्न होता है, डिफरेंस इक्वेशन से, राइट। तो पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन बता दूं, बल्कि सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है मैं एक्सप्लेन कर दूं। कहता ये है कि ये आपके पास क्या है,
ये तो समझ गए ना आप, एवरी नेक्स्ट ईयर इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर बाय द फैक्टर ए। वाई नॉट जो है वो इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल पॉपुलेशन है। तो देखें आप इस इक्वेशन में, ये तो सबके लिए वैलिड है ना, अगर हम n को 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा भाई, यहाँ से y1 इज इक्वल टू ए वाई 0 मिलेगा ना, और y0 तो आपको पता है ना, ये तो गिवन है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y1 इज इक्वल टू ए वाई नॉट। इसी को अब मैं n की जगह 1 रख देता हूं, तो आपके पास y2 किसके बराबर आ जाएगा, a y1। अच्छा y1 आप ऑलरेडी, अच्छा ये कहां से आ गया यार, a y1, और y1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, a y नॉट, तो ये किसके बराबर आ गया भाई, a स्क्वायर y नॉट। एक और निकालूंगा फिर जनरलाइज कर देंगे। अगर n को आप 3 कर लें, 2 कर लें, तो आपका y3 बराबर आ जाएगा a y2, और y2 की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, यानी हर चीज हम y नॉट के टर्म में लिख रहे हैं, a क्यूब y नॉट। ठीक है, तो आपने देखा जब y3 है तो a की पावर 3 है, जब y2 है तो a की पावर 2 है, जब y1 है तो a की पावर 1 है। इसका मतलब है इन जनरल ये सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया, सॉल्व हो गई डिफरेंस इक्वेशन, मुबारक हो, आपने एक डिफरेंस इक्वेशन क्या है सॉल्व कर ली। अच्छा ये डिफरेंस इक्वेशन जो थी ना, ये लीनियर भी थी, ये होमोजीनियस भी थी, याद आ गया ना आपको अब सारी टर्मिनोलॉजी, और ये फर्स्ट ऑर्डर भी है। देखिए होमोजीनियस इसलिए है कि हर टर्म में जो है ना अननोन इन्वॉल्व है, yn + 1 yn। अगर इसमें कोई और टर्म होती ना, फॉर एग्जांपल n when, तो फिर ये नॉन होमोजीनियस बन जाती। तो ये होमोजीनियस है, और ये लीनियर इसलिए है कि जो अननोन है ना, इसमें सारी पावर 1 है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। और होमोजीनियस, होमोजीनियस को तो बता ही दिया ना आपको। फर्स्ट ऑर्डर इसलिए है कि इसमें जो हाईएस्ट इंडेक्स है ना वो n + 1 है, और लोएस्ट क्या है, n है, तो इनका जो डिफरेंस है ना ये ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। अब हम चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी ये है कि डायनामिकल सिस्टम में बाज़ औक़ात एक वेरिएबल नहीं, 2 वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो कैसी सूरत हाल होगी, तो अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाते हैं। यस, ये है जनाब सिस्टम ऑफ डिफरेंस इक्वेशंस। 2 आ गई ना। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है, x और y। क्लियर होगी बात। तो मेरे ख्याल है अगर हम आपको एग्जाम्पल ना दें तो थोड़ी सी ज्यादती होगी समझने के लिए। जैसे भी समझाए थे ना पिछले केस में कि पॉपुलेशन थी या बैंक डिपॉजिट था, वो दोनों ग्रोथ कर रहे थे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देखता हूँ। एक एग्जाम्पल तो ये है कि वही जो आपका था ना अभी, क्या कहते हैं इसको, कौन सा था, 2 एग्जाम्पल दी थी ना। एक तो हमने आपको बताया था कि यार क्या बताया था अभी, अतीक बताओ जरा। ये जो एग्जाम्पल थी पॉपुलेशन के बारे में थी ना। ठीक है, अच्छा अब हम एक ऐसी सोसाइटी देखते हैं, जरा थोड़ा सा ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग। एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें जो मतलब है पॉपुलेशन है ना, उसको कहते हैं, उसका एक टेक्निकल नाम होता है ऑर्गेनिज्म, राइट। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, वो हो ये रहा है कि बस बेचारों की उम्र जो है ना वो 2 साल से आगे कोई नहीं जीता। मतलब ऐसा स्पीशीज है कि 2 साल है मिनिमम। ठीक है, अब इसका मतलब है कि उस सोसाइटी में जो लोग हैं या तो वो 1 ईयर वाले हैं या वो 2 ईयर वाले हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जनाब, ये ईयर n+1 है और ये ईयर n है। ठीक है, तो यहां पर भी 1 ईयर वाले और 2 ईयर वाले होंगे। उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, मेरा ख्याल है ये n+1 है और ये जो है ये n है। ठीक है, तो इस xn yn, मेरे ख्याल है मुझे
एक काम करता हूँ मैं, जरा थोड़ा सा जरा स्पेस को जरा हैंडल करना है ताकि क्लियरली समझ में आए। ओके जी, सो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है वो ईयर n है और ये जो है वो n+1 है। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर xn+1 आएगा, yn+1 आएगा। अच्छा जी, आपको मैंने क्या बताया था कि यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये जो है ना 1 ईयर ओल्ड है, 1 ईयर ओल्ड, और ये जो है वो क्या है भाई 2 ईयर ओल्ड है, 2 ईयर ओल्ड। तो xn का मतलब ये है कि 1 ईयर ओल्ड इन द ईयर n, yn का मतलब क्या है 2 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर n, और xn+1 का मतलब क्या है 1 ईयर ओल्ड इन द ईयर n+1, और yn+1 का मतलब क्या है 2 ईयर्स ओल्ड इन द ईयर n+1। अब देखें होगा क्या। अच्छा, एक और मजे की बात यह है कि उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मतलब जो भी बर्थ होती है ना, वो हम अज्यूम करते हैं कि वो एंड ऑफ द ईयर है, और वो फौरन जो है ना वो 1 साल के हो जाते हैं। बस वहां पे कोई चक्कर नहीं है कि 4 दिन का है और 6 महीने का, बस बर्थ 1 ईयर, डेथ खत्म। अब होगा ये है कि जो यहाँ पे 1 ईयर के थे ना, सॉरी 1 ईयर कह रहा हूँ, जो यहाँ पर बर्थ थी वो फौरन यहाँ पर जो है ना वो 1 साल के हो जाएंगे अगले साल। तो सारी बर्थ जो है वो दिसंबर 31 को हो रही है, और सारी डेथ भी जो है ना दिसंबर 31 को हो रही है। तो उसकी डेथ, उसकी बर्थ हुई, वो फौरन जो है ना अगले साल 1 साल के हो जाएगा। अच्छा, अब बर्थ जो होगी ना वो देखें, दो, एक तो होगी ना कि 1 साल की पॉपुलेशन क्या होगी, एक तो ये होगी ना बर्थ AXN, ये बर्थ रेट है। ठीक है। अच्छा जनाब, दो किस्म के होंगे ना 1 ईयर ओल्ड, एक तो ड्यू टू बर्थ होंगे, सही है, और एक होगा ड्यू टू सर्वाइवल। तो ये जो है ना ये वाला, ये जो BYN है, मेरे ख्याल है मैं ऐसा करता हूँ कि बजाय इसको जनरल काम करने के ना दो काम करते हैं। बजाय इसको लेने के ना बायोलॉजिकल को, हम ये वाला सिस्टम ले लेते हैं। ये कौन सा वाला सिस्टम ले लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट मॉडल। कौन सा, एम्प्लॉयमेंट मॉडल। इसको मैं बाद में देख लूंगा, एम्प्लॉयमेंट मॉडल। उसमें पता क्या होगा, उसमें ये होगा कि एक्सन जो है वो इम्प्लॉयड है, एक्सन जो है वो इम्प्लॉयड है, और YN जो है ना वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, एक्सन इम्प्लॉयड है ईयर एन में, YN क्या है भाई, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, और यानी जो इम्प्लॉय होते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और कुछ सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर ये देखना है ना, XN+1 का मतलब क्या है, इम्प्लॉयड इन द ईयर N+1। तो इसमें दो किस्म के लोग आएंगे, एक तो जो पहले एम्प्लॉयड थे और अभी भी रिटेन कर रहे हैं, तो ये है रिटेनिंग रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और दूसरा क्या होगा कि वो लोग जो अनएम्प्लॉयड थे लेकिन उन्होंने सोचा कि हम ज्वाइन कर लें, तो ये हो गया जनाब बी। तो आप समझ गए ना, ए का मतलब क्या है, रिटेनिंग रेट ऑफ जॉब है, 10% भी हो सकता है, और बी का मतलब क्या है, द ज्वाइनिंग रेट ऑफ द जॉब मार्केट। यही हाल YN+1 के साथ होगा। इसमें क्या होगा भाई, कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो कि पहले भी मतलब एम्प्लॉय थे, अब भी एम्प्लॉय होंगे,
और कुछ परसेंट ऐसी होगी कि वो जनाब अली आपके पास जो है वो छोड़ के चले जाएंगे, राइट? ठीक है, तो यही होगा ना। देखें इसका मतलब क्या है, अनएम्प्लॉयड। तो जो पहले अनएम्प्लॉयड थे वो अब भी अनएम्प्लॉयड हैं, पहले एम्प्लॉयड थे अब वो छोड़ के चले गए। और आप मेरे ख्याल आप समझ गए होंगे ए सी और बी डी में आपस में रिलेशन है। ए प्लस सी जो है ना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है, ये ए प्लस सी भी 1 है और बी प्लस डी भी 1 है, ठीक है ना। वाई एन तो वाई एन है ना। अगर कुछ जॉब में आ गए तो जो बचेंगे वो जॉब छोड़ के चले जाएंगे, राइट? तो ये मॉडल जो है ना, दिस इज द मॉडल, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, राइट? और जो मैं पहले समझा रहा था वो असल में इसी का हो गया है ना। अब आप ये समझ लें कि जो नया आया है वो बॉर्न हो गया है और जो चला गया है उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। लेकिन अब उसमें फिर ये होगा कि डेथ वाले केस में पता है क्या होगा, इसमें एक फैक्टर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको उसकी तरफ ले जाता हूँ, किसकी तरफ ले जाता हूँ, ये तो था ना एम्प्लॉयमेंट मॉडल, इसमें आपको चारों चीजें नजर आएंगी। लेकिन वो जो हमारी सोसाइटी है ना जिसमें 2 साल के बाद लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, उसमें आपको सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड नजर आएगी। तो अब मैं उसकी तरफ लेके जाता हूँ। ओके जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, right, here we go. सर आपकी माइक म्यूट हो गई। सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। ठीक है जनाब, तो आपके पास दोबारा से बनाते हैं यार पिक्चर। ये बाउंड्री लाइन है, ये ईयर एन है, ईयर एन, ये है ईयर n+1, ये है आपका एक्स एन 1 ईयर ओल्ड, वाई एन क्या है 2 इयर्स ओल्ड, ठीक है। ईयर एन के अंदर बात कर रहे हैं, xn+1 जो है वो 1 ईयर ओल्ड है इन द ईयर n+1 और yn+1 क्या है 2 ईयर ओल्ड है। पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सोसाइटी में 2 साल के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता, तो इसका मतलब है yn+1 के yn तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ना, इसलिए कि yn 2 साल का था पिछले ईयर में, तो इस साल तो वो 2 से आगे हो जाएगा ना, वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, इसीलिए आपको ये 0 yn नजर आ रहा है। लेकिन जो पिछले साल लोग थे ना xn 1 ईयर वाले, वो तो सरवाइव करेंगे ना, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे। मतलब देखें मसला ये है कि 2 साल वालों ने तो जाना ही जाना है, लेकिन जो 1 ईयर वाले हैं वो कुछ रह जाएंगे और कुछ जो है वो भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए ना ये 0.5 का मतलब क्या है, ये वो है सर्वाइवल रेट, ठीक है। तो जो पिछले साल 1 साल के थे ना xn, उनका सर्वाइवल रेट हाफ है, तो वो अगले साल जो है ना 2 साल के हो जाएंगे। तो इसका मतलब है yn+1 जो है वो 0.5 xn हो गया, और जो पहले 2 साल के थे वो तो बस खत्म हो गए, तो ये खत्म हो गया। अब इसको देख लेते हैं xn+1। तो ये आप जो है ना, ये जो आप समझ गए ना, ये जो 1 था ना, ये बेसिकली क्या था, ये बर्थ रेट था 1 ईयर वालों का, कि 1 ईयर का बर्थ रेट क्या है। अब आप ये समझ गए ना, ये B2 = 4, ये क्या है, व्हाट इज द बर्थ रेट ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर वाले का बर्थ रेट, वो खुद तो चले जाएंगे ना अल्लाह मियां के पास, लेकिन अपने बच्चे तो छोड़ जाएंगे ना।
तो वो ये हो जाएगा 4yn। ये yn पिछले साल क्या था, 1 साल का था, इसका बर्थ रेट 4 था, तो ये 4yn हो गया। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि ये बर्थ रेट है ना 1, तो xn जो है ये पिछले साल जो थे ना राइट। तो अब यही जो है वो हर जो है ना एक मतलब है सन या डॉटर है, तो ये 1xn हो गया बर्थ रेट। xn पहले भी 1 ईयर का था, लेकिन अब जितने पहले थे, फर्स्ट कर लें पहले 100 लोग थे 1 ईयर के, तो सब ने जो है ना एक एक बच्चे की बर्थ हुई, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो अब अगले साल तक भी जाएगा, राइट। मैंने आपको बताया था ना कि सारी बर्थ दिसंबर 31 को हो रही है और वो फौरन रातों रात 1 साल के हो गए, राइट। तो ये भी एक मजेदार चीज है। तो ये है जनाब लेस्ली मॉडल। क्लियर? तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दे दिए हैं, एक ये लेस्ली मॉडल है, जरा नेट को देखिएगा मजीद डिटेल में, और एक आपको मैंने दिया है एम्प्लॉयमेंट का मॉडल। अब बिग क्वेश्चन ये है कि पिछले केस में तो हमारे पास मॉडल बड़ा सिंपल था ना। क्या था पिछले केस में मॉडल? yn+1 इज इक्वल टू a टाइम्स yn। हमने इसको बड़ी आसानी से जो है ना वो इसमें कन्वर्ट कर दिया था, yn इज इक्वल टू an y0। a was scalar और इक्वेशन was सिंगल। तो अब आप कहेंगे सर ये जो हमने काम किया था वो हम इसलिए सक्सेसफुल थे कि एक इक्वेशन थी और पावर की निकालना आसान था, तो हमने कर लिया था। तो अब आप इसको कैसे करें? तो तरीका इसका भी वही है भाई कि इसको भी सिंगल इक्वेशन बनाई जाए। ये तो वही बात आ गई ना, आपके पास एक सिस्टम हुआ करता था, इफ यू रिमेम्बर, कौन सा सिस्टम हुआ करता था? ax इज इक्वल टू b। आप इसको ऐसे भी लिखते थे और आप इसको ऐसे भी लिखते थे, a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन। तो यही काम आप यहां करें कि ये जो सिस्टम है ना, 2 इक्वेशन का, आप इसको जरा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और फिर देखें क्या कर सकते हैं हम। सही है जी। तो अब मैं इसी सिस्टम को जो है ना आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं और फिर डिस्कस करते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। ठीक है जी। सो लेट्स हैव ए मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना वो ये होगी xn+1 yn+1, इसका एक वेक्टर बन जाएगा। xn yn, और ये हो जाएगा 1 4.5 एंड 0। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इस वेक्टर को नाम, अगर मैं ये डिफाइन करूं ना कि zn, स्मॉल zn वेक्टर जो है वो इसके बराबर है xn yn, और इसका नाम मैं रख दूं a, तो ये वाली चीज तो वही हो गई ना zn, ठीक है। और ये वाली चीज क्या होगी भाई? zn+1। तो अब आपके पास सिस्टम क्या बना? आपका सिस्टम ये बन गया, zn+1 इज इक्वल टू azn, और n जो है वो वही चल रहा है 0 1 2 एंड सो ऑन। अब इसको आप वैसे सॉल्व कर लें जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने ये वाला सिस्टम सॉल्व किया था, yn इज इक्वल टू yn+1 इज इक्वल टू ayn। कैसे किया था भाई? आप n को 0 रखें तो आपका z1 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा az0। सपोज कर लेते हैं कि z0 इज गिवन इनिशियल पॉपुलेशन या इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, तो हमें पता है ना, तो z0 तो गिवन है। उसके बाद आप n को 1 रख दें तो आपका z2 किसके बराबर आ जाएगा भाई? z2 बराबर आ जाएगा az1, z1 की वैल्यू रख दें az0, तो ये आ गया a², z0, चलते जाएं। इसका मतलब है आपके पास ये समझ गए ना जो खेल हो रहा है कि zn जो है ना
वो बराबर आ जाएगा a की पावर n z0। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इसका सोल्यूशन जो था ना वो ये आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने देखा है yn इज इक्वल टू an y0। तो जनाब मुबारक को ये सोल्यूशन आ गया, मगर आप समझ गए होंगे कि सोल्यूशन तो आ गया लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला है। क्या मसला है भाई? देखिए ए जो था ना इस केस में तो कोई नंबर था ना 1.1 कह लें या 2.3 कह लें, ठीक है जी। लेकिन यहां पर तो ए क्या है, मैट्रिक्स है। इसका मतलब है इसके लिए इस सोल्यूशन के मतलब यूज करने के लिए आपको ए एन निकालना चाहिए, और ए एन निकालना आपको ये टॉपिक मैं पहले टच कर चुका था, याद है ना? क्या कहा था मैंने कि ए एन जो है ना, अगर ए गिवन हो तो उसकी हायर पावर हमें रिक्वायर्ड होती है इन सम सिस्टम, तो वो यही सिस्टम तो था। लेकिन अगर आप खुद सोचें, अगर आप इसका ए एन निकालने बैठ गए ना पैदल तरीके से तो शाम हो जाएगी। पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए क्यूब निकालेंगे, फिर ए फोर निकालेंगे, और फिर कुछ सोचेंगे कि कोई जनरल पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो आपको मुश्किल होगी। लेकिन इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं कि हाउ टू गेट ए एन, भाई ये वेरी नाइस मेथड। तो जरा आप में से मुझे बताएं किसको याद है वो मेथड जो कि हमें हेल्प करता है, किस सिलसिले में हेल्प करता है ए की हायर पावर निकालने में? जल्दी बताएं, आपको मैं पढ़ा चुका हूं जी। बोले किसको याद है मेथड का नाम? ये आवाज कैसी आ रही है? क्या कहा आपने? हेलो, कुछ कह रही थी आप? उसी को तो कहते हैं डायगोनलाइजेशन। क्या कहते हैं? डायगोनलाइजेशन। अभी चैप्टर 5 में पढ़ा है हमने। तो अब फिर थोड़ा सा रिवीजन आ गया कि हाउ टू हैव हाउ टू गेट हायर पावर ऑफ ए, तो ये डायगोनलाइजेशन है। अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं क्या होगा। अच्छा, अब एक काम कीजिएगा, आप ये जो कुछ नजर आ रहा है ना आपको, आप इसको छोड़ दीजिएगा। बस आप जरा ये जो नंबर नजर आ रहे हैं ना 1 6 1/3 दिस, इसको आप छोड़ें। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि देयर इज ए नाइस मेथड। असल में ये जो है ना, ये चीजें भी सही हैं लेकिन ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें तो ऑलरेडी पता है ना, वी आर फार अहेड ऑफ अदर्स। हमें तो डायगोनलाइजेशन का भी मतलब पता है, हमें ए की हायर पावर निकालना भी आती है। तो मैं अब आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि आप इसको जरा छोड़ दीजिएगा। ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, जरा इसको देखिए। हमने अभी यही डिसाइड किया है ना पिछले पेज में कि Zn+1 जो मेरा सिस्टम था वो ये थे ना, AZN, और हमने इसका सोल्यूशन भी पोज किया था कि हमारा जो Zn है वो इसके बराबर है AN Z0। ठीक है जी। और हमारा A जो था, इफ यू रिमेम्बर, वो ये था 1.5 4 and 0। क्वेश्चन ये था कि हाउ टू फाइंड AN। तो आंसर ये है यूज डायगोनलाइजेशन। ठीक है, डायगोनलाइजेशन याद है ना आपको? डायगोनलाइजेशन ये होती है कि आपका जो डी होता है वो इसके बराबर आ जाता है P इनवर्स AP। ये है ना डायगोनलाइजेशन। फिर उसमें ये होता है कि फिर A की हायर पावर जो है ना वो आसानी से यूज हो जाती है। तो अब ये D कैसे निकलेगा और P कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा। ये जो D है ना, ये है λ1 0
0 लैम्डा 2, और ये जो P है ना वो ये है V1 V2। यानी कहने का मतलब है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ये क्या है? आइगन वैल्यूज ऑफ ए। और ये जो V1 और ये जो V2 हैं ये क्या है? आइगन वेक्टर ऑफ ए। आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है जी। तो अब मैं काम करता हूं, इसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। कैसे निकलेंगे भाई आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर? ऐसे निकलेंगे। ओहो, ये क्या हो गया? ये अब आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज निकालते हैं। a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। 1 माइनस लैम्डा, आइगन वैल्यूज ऐसी निकलती है ना, डायगोनल 4.5 0 माइनस लैम्डा। तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2। ठीक है ना? अच्छा जी, अब इसको अगर आप और करें, लैम्डा इसकी फैक्टराइजेशन भी हो जाएंगी, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2। ठीक है ना? तो इसका मतलब है ये 0 हो गया। तो आपका जो लैम्डा है ना वो 2 आ गए, लैम्डा 1 आ गया, 1 कह लेते हैं, और लैम्डा 2 जो है वो माइनस 2 आ जाएगा। खाली यहाँ मैंने ऊपर शायद सही नहीं लिखा, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2। अच्छा ठीक है, लैम्डा जो है वो माइनस 1 है और ये प्लस 2 है। ठीक है, ये आ गई आपकी आइगन, क्या आ गया? आइगन वेक्टर्स आ गए, किसके? ए के। अच्छा, अब अगर आपने आइगन वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इसका जो आइगन वैल्यूज होगी ना, सॉरी आइगन वैल्यू तो आ गई ना, आइगन वेक्टर कैसे आएगा? आप इस सिस्टम को सॉल्व करोगे ना, लैम्डा की जगह -1 रखोगे तो a प्लस आई एक्स को सॉल्व करोगे। ठीक है जी। और a प्लस आई का मतलब क्या हो गया? कि a में से ये है ना आपका a, डायगोनल में से -1 निकाल दें आप, तो ये हो जाएगा -1 का मतलब प्लस करोगे ना इसके अंदर, ये वाली एंट्रीज में, तो आपके पास ये हो जाएगा 2 4.5 1। ठीक है, टाइम्स x इज इक्वल टू 0। तो अब इसका आप सिस्टम सॉल्व कर लें, आपको नजर आ जाएगा कि ये वाला जो है वो -2 and 1 हो जाएगा। ठीक है, -2 and 1। ठीक जनाब। और इसी तरीके से ये आपका आ गया ना आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा 1। अगर आप लैम्डा 2, ये करस्पॉन्ड कर रहा है लैम्डा 1 इज इक्वल टू -1 को। इसी तरीके से आप लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 को जब आप करेंगे ना, इसका जब आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास 4 1। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास चीजें थी ना, ये वाली चीजें, अगर आप गौर करें, ये जो काम कर रहा है ना, ये जो 4 1, ये असल में यही वाला आइगन वेक्टर्स है 4 1, और ये जो -2 और 1 नजर आ रहा है ना, ये पहला वाला आइगन वेक्टर है, लेकिन ये जरा डिफरेंट तरीके से कर रहा है, मैं जरा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है जी। और ये जो 4 1 और -2 1 है वही P बनाएंगे, और जिसका P इनवर्स आएगा वही आएगा 1/6 -1/6 1/3। ठीक है, तो अब मैं जरा इसको, अगर आप इजाजत दें, अगले पेज पे, अगला पेज तो खैर वो यही है, इसी को कर रहा है ना, तो मैं देख लेता हूँ अगले पेज पे जाना चाहिए या यहीं पे काम करना चाहिए।
नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे यहीं पे सारा काम करना होगा, इसलिए कि ये एक डिफरेंट तरीके से कर रहा है, मैं जरा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ, राइट। इसी पे कर लेते हैं। ये जो सारी काम हमने किया है ना, इसमें जो सिर्फ मेन चीजें हैं वो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे लिख दूंगा, राइट। यानी सो फॉर हमने क्या कर लिया है, सो फॉर हमने ये कर लिया है कि हमारे पास जो सिस्टम आया था वो ये आया था, समरी Zn+1 is equal to A Zn। हमने D निकाल लिया था, याद है ना, मैंने कहा था ना D क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यूज होती हैं। तो ये -1 और दूसरा क्या था, 2 था ना, और फिर हमने इसका P भी निकाल लिया था। -1 के जो करस्पॉन्ड आया था वेक्टर, वो मेरे ख्याल एक काम करते हैं, इसको जरा डिफरेंट अंदाज में लिखते हैं, राइट। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बुक में लिखा है, हालांकि उसने डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किया है, लेकिन बुक ने ये किया है कि मतलब पहले जो है ना उसने ये वाली वैल्यूज लिखी है, 2 लिखी है आइगन वैल्यूज, जाहिर है किसी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, दूसरी उसने -1 ली है। तो 2 का जो आइगन वेक्टर्स था वो आपको याद होगा 4 1 है, और जो -1 का आइगन वेक्टर था वो -2 है, ये ना। अच्छा, उसके बाद फिर आपको याद है ना डायगोनलाइजेशन का मतलब यही होता है ना। अच्छा, ये आपको ये भी याद है ना कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, Zn इज इक्वल टू a⁴n Z0। तो अब हमने an निकालना था ना, उसके लिए तो हमने सारे काम किए हैं। तो आपको याद है ना डायगोनलाइजेशन में हमने क्या लिखा था, व्हाट वाज आवर d, d हमारा ये था P इनवर्स AP। तो इसी इक्वेशन से अगर आप a को निकालना चाहें तो दिस इम्प्लाई कि आपका a जो है ना वो इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, P D P इनवर्स। अब आप जो है ना हायर पावर निकाल सकते हैं, ये भी रिपीट कर रहा हूं, a इंटू a P D P इनवर्स P D P इनवर्स। अब ये देखें सिंप्लीफाई हो गया है, ये चीज जो है ना आपके पास क्या आ गई है, डी डी इनवर्स तो क्या हो गया है, मेरे ख्याल इसको मैं दोबारा से साफ करके लिखता हूँ थोड़ा सा, सॉरी, मतलब बहुत जरूरी है क्लियर लिखना यहाँ पे, वरना बाद में परेशानी होगी। P स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो a जो है ना वो हमारे पास P D P इनवर्स है, इसको दोबारा लिखना है हमने, 2 a है ना, फिर आ गया P D P इनवर्स। तो अब ये वाली चीज जो है ना ये आइडेंटिटी हो गई, तो ये सिंपली हो गया, ये तो खत्म हो गया ना, P D स्क्वायर P इनवर्स। इसका मतलब है हमारा a क्यूब जो आ जाएगा ना उसमें d के ऊपर 3 पावर आ जाएगी, सॉरी d के ऊपर 3 पावर आ जाएगी P इनवर्स। और जब आप इसको जनरलाइज करेंगे तो आपकी नजर में आ जाएगा कि an जो है वो P D N P -1 है। तो आपको कुछ मुश्किल लग रहा है इसलिए कि आपने मेरे ख्याल अभी रिवाइज करना शुरू नहीं किया, सारे काम हम कर चुके हैं डायगोनलाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरा सोल्यूशन तो आ चुका है ना भाई, क्या आ चुका है, मेरा सोल्यूशन तो ये था ना, Zn इज इक्वल टू a इनवर्स Z0। तो बस an की वैल्यू रख दें, an आपका बराबर ये आ गया P Dn P इनवर्स इंटू Z0। अच्छा, अभी काम और भी करें, P को P रहने दें, Dn निकाल लें आप। Dn तो बहुत आसान है ना, याद है ना Dn का मतलब क्या होता है, D की पावर n, डायगोनल का है, डायगोनल को आप पावर में चेंज कर दें, ये 2n आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, -1 आ गया, ठीक है जी। अच्छा, ये जो चीज है ना ये आपको लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है कि अगर
आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, वैसे पी इनवर्स ये मौजूद है, ये पी इनवर्स ही है 1 6 -1, आप खुद निकाल लीजिएगा, लेकिन आप इसका नाम रख दें, आप इस वेक्टर को नाम दे दें C1 C2 का, ये बाद में देखा जाएगा, राइट। तो अब आप ये आपका P है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें आप, मैं मेरे ख्याल लिख देता हूँ, P भी लिख देता हूँ, 4 1 -2 1 2n 0 0 -1, इसको हम ऐसे साथ लेकर चलते हैं, C1 C2 को ऐसे साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको हम कर लेते हैं, ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप याद रखें, 4 × 2 की पावर n, आगे कुछ नहीं आएगा, जब आप नीचे आएंगे तो 2 की पावर n आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ये तो हो गया ना पहला कॉलम, उसके बाद हम उठाएंगे, अच्छा ये -1 नहीं है, -1 की पावर n है, ठीक है, ये -1 की पावर n है, तो ये आ जाएगा -2 -1 की पावर n, और इधर आ जाएगा -1 की पावर n, और ये C1 और C2 रहेगा। तो अब अगर आप चाहें तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा जनाब 4C1 2 की पावर n -2C2 -1 की पावर n, यहाँ C1 C2 होगा, नहीं C1 C2 तो खत्म हो गया ना, इसलिए हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो जाएगा C1 2n प्लस C2 -1 की पावर n। तो जनाब सोल्यूशन आ गया, मुबारक हो। ये जो है ना, ये पूरा वेक्टर Zn के बराबर है ना, तो आप समझ गए होंगे ये ऊपर वाली चीज जो है ये xn की वैल्यू है, और ये जो नीचे वाली चीज है ये किसकी वैल्यू है, yn की वैल्यू। तो अगर आपको इनिशियल चीजें पता हो तो आप C1 और C2 निकाल के डाल दें। ओके, तो मैं यहीं तक रखता हूँ, इंशाल्लाह वेंसडे को इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल है तो पूछ लें। सर वेडनेसडे को लास्ट क्लास है? जी, वेंसडे को लास्ट क्लास है, इसलिए वेंसडे को लास्ट क्लास है कि हमारी क्लास होती ही ना मंडे वेंसडे को, जी जी, 26 को एंड है। हाँ सर। अच्छा, वो ग्रुप में मैसेज, आप में से कोई ट्यूसडे थर्सडे का तो बच्चा नहीं है? सर मैं हूँ। हाँ, तो बस नहीं आपको नहीं, हाँ मैं हूँ, हाँ। आपको ये भी भूल गया कि आप किस क्लास में? नहीं, मतलब सॉरी, मतलब कि मतलब ट्यूसडे थर्सडे को मैं दूसरी बात समझा था। वो नहीं, आज तो भी मैं एक और क्लास थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट थे ना। ज्वाइन किया था। सुनो, तो आप आ गए हो ना, तो अब आपको वेंसडे को भी आना पड़ेगा। मैं ट्यूसडे को तो मैंने पहले अनाउंस कर दिया ना कि ट्यूसडे को क्लास नहीं लूंगा, इसलिए कि वो ग्रुप के लोग आते ही नहीं है। तो थर्सडे को भी नहीं लूंगा, लेकिन वो थर्सडे वाले वेंसडे को ज्वाइन करेंगे, ठीक है? हाँ सर, लास्ट थर्सडे को मैं ज्वाइन की थी, तो थोड़ा बीच में कोई था नहीं और मेरा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही थी। चलो, कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू। सर मुझे बात पूछनी थी कि ये मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि अगर आप फाइनल पेपर के कुछ मतलब कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ना टीचर्स बता रहे हैं कि मतलब कि हम आदि मतलब ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से क्वेश्चन यार ज्यादा दे देखो, रहे हैं। मेरी बात सुनो। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेटली IBA वो IBA नहीं रहा जब मैंने ज्वाइन किया था। अब मसला ये है कि मेजॉरिटी जो जा रही है, I'm sorry to say, बड़ी रॉन्ग साइड पे जा रही है। वो भाई, ना आपका कोई क्विज हुआ है, एग्री, ना आपका कोई मिड टर्म हुआ है, तो आपने कोई चीज आपकी टेस्ट तो हो ही नहीं है। देखें, अगर कोई मिड टर्म होता, क्विज होता, तो फिर तो चले बात समझ में आती है कि सर कुछ टॉपिक छोड़ दें, हमने ये कर लिया। अपने कुछ भी नहीं हुआ भाई, तो पूरा पढ़ो मेरे बच्चों। सर मैं छोड़ने को तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ वो टॉपिक्स बता दें जैसे जिनमें से एक तरीके से कंफर्म हो कि ये इसके सवाल आएंगे, उन पर ज्यादा फोकस करना है, देखिए, आप उसी तरफ जा रहे हैं जो मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट ना जाएं। यार ये क्या हो गया आप लोगों को, क्या हो गया है? आप अल्टीमेटली ये कह रहे हैं कि आप 20% कोर्स बता दें मुझे, चलें ज्यादा मेरे रियायत कर लें, 80% बता दें, 20% छोड़ दें, तो ये ना करो खुदा के लिए यार। हाँ ये कर लेना, 80% बता दे, 20 खुदा के लिए ये ना करो। IBA को IBA रहने दो। और जो सुनो,
मैंने पहले जी। एक कमेंट दिया था कि हक बात करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, तो मेरा ख्याल है मैं 1 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा, फिर आपको ये सब फजूल बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, राइट? तो मैं पर ऐसा चाहता तो नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हम। मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड मेंटेन करें, हार्ड वर्किंग करें, ओके? सारे टॉपिक आएंगे। अल्लाह हाफिज। सर